नमस्कार साथियों, मैं जसवीर सिंह, लेक्चरर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नामुंडा से। जैसा कि आप सभी को विदित है, आप जानते हैं कि पूरा विश्व जो है कोविड-19 महामारी के चंगुल में है। सभी स्कूल, कॉलेजेस और शिक्षण संस्थान पहले से ही बंद किए गए हैं। इस बंद की अवस्था में, लॉकडाउन की अवस्था में अध्ययन और अध्यापन का जो कार्य रुका हुआ है, उसको हम तकनीकी के माध्यम से ऑनलाइन वीडियो तैयार करके कुछ टॉपिक्स डिस्कस करके आपको भेजेंगे। उसमें आप पढ़ेंगे। अगर कुछ आपको डाउट लगेंगे तो आप जो है मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे फ़ोन कर सकते हैं और आपकी समस्या को मैं दूर करूँगा। तो प्यारे बच्चों, आज इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स के थर्ड चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। शॉर्ट में, बहुत सरल भाषा में, आसान भाषा में, जिस एग्जाम्पल और हरियाणवी भाषा के माध्यम से भी हम उसको डिस्कशन करेंगे। कौन सी क्लास? 12th क्लास में थर्ड चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंज्यूमर बिहेवियर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं उपभोक्ता का व्यवहार। कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता का व्यवहार। प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि उपभोक्ता क्या है, उसका व्यवहार क्या है। व्यवहार तो आप सभी जानते ही हैं कि सभी का व्यवहार होता है। हम जो भी दूसरों के साथ जो करते हैं, जो बातचीत करते हैं, जो विधान करते हैं, वो हमारा एक बिहेवियर होता है। लेकिन कंज्यूमर होने के नाते हम किस तरह से ट्रीट करते हैं अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को, हमारा कंज्यूमर बिहेवियर, हम उसको समझेंगे। सबसे पहले आप जानिए कि उपभोक्ता क्या होता है। उपभोक्ता, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर उपभोक्ता वह होता है जो अपनी आय से या कुछ दे करके, कुछ पे कर करके कुछ वस्तुएं या सेवाएं ग्रहण करता है और उनका उपभोग करता है, उसे उपभोक्ता कहते हैं। यानी हम अगर कोई चीज खरीदते हैं या लेते हैं, उसके बदले में भी कुछ देते हैं और हम उस वस्तु का या उस सेवा का प्रयोग करते हो, उपभोग करते हो, तो हम उस वस्तु या सेवा के उपभोक्ता कहलाएंगे। आपको मुझे लगता है बात समझ आ गई होगी कि उपभोक्ता किसे कहते हैं। अब व्यवहार की बात है। व्यवहार उपभोक्ता व्यवहार एक विधा है जिसमें उपभोक्ता अपनी आय से उन वस्तुओं को खरीदता है जिनको उसकी जरूरत है। यानी उपभोक्ता को जिन वस्तुओं को खरीदना है, वो अपनी दी हुई आय से उन वस्तुओं पर या सेवाओं पर इस प्रकार से खर्च करे कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो गया बच्चों? अधिकतम संतुष्टि। ध्यान से सुनना, अधिकतम संतुष्टि। आप हर जगह लाइफ में सुनते होंगे, संतुष्टि है, उपयोगिता है। उपयोगिता किसी भी चीज को जिसको हम खरीदते हैं, प्रयोग करते हैं, उसको संतुष्टि के लिए या उपयोगिता के लिए खरीदते हैं। यानी उपभोक्ता अपनी दी हुई आय को वस्तुओं या सेवाओं पर इस प्रकार खर्च करे कि उसे संतुष्टि जो प्राप्त हो रही है वो अधिकतम प्राप्त हो, या वो उसमें कोई बदलाव न करना चाहता हो, वह उपभोक्ता का व्यवहार है। या वो किस प्रकार से खर्च करता है, उसकी खर्च करने की, प्रयोग करने की टेंडेंसी क्या है, उसका व्यवहार है। तो उपभोक्ता व्यवहार। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो एक नया शब्द आपको सुनने को मिला वो है उपयोगिता। तो उपभोक्ता व्यवहार, इस पार्ट में मैं आपको सबसे पहले अभी बताता हूँ उपयोगिता। आप समझ गए होंगे कि उपभोक्ता क्या है, उपभोक्ता का व्यवहार क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ उपयोगिता क्या है, यूटिलिटी। उपयोगिता प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, उपयोगिता जिसको हम इंग्लिश में यूटिलिटी भी कहते हैं, उपयोगिता। आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। किसी भी वस्तु या सेवा का वह गुण, किसी भी वस्तु व सेवा का वह गुण जो हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करता हो, द पावर टू सेटिस्फाई आवर वांट्स। किसी भी वस्तु में वह ताकत, वह पावर, वह गुण जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हो, संतुष्ट करती हो, उसे हम उस वस्तु की द्वारा प्राप्त उपयोगिता कहते हैं। मान लीजिए मुझे अभी प्यास लगी है या आपको प्यास लगी है,
बहुत तेज प्यास लगी और मुझे पानी मिल जाए, मैं पानी पीता हूँ, उस पानी पीने के बाद मुझे महसूस होगा कि बड़ा आनंद आया, बड़ा मजा आया। वह आनंद वह मजा जो आपको पानी पीने से प्राप्त हुआ, उसको हम कहते हैं उपयोगिता। जिस प्रकार मान लीजिए आपको भूख लगी हुई है, आजकल फसल कटाई का समय चला हुआ है और आप खेत में काम कर रहे हैं, आप गेहूं काट रहे हैं, आपको भूख लगी हुई है, आप बार बार खड़े होते हैं, गांव की तरफ देखते हैं कि कहीं मेरी माँ जो है ना भोजन लेके आ रही कि नहीं आ रही, बार बार खड़े होते हैं, फिर देखते हैं क्योंकि आपको भूख लगी हुई है। जैसे ही आपकी माता जी भोजन लेकर के खेत में पहुंचती है, आप सारे औजार डाल करके खाना खाने के लिए तैयार हो जाते हो और आप फटाफट खाना खाते हो। खाना खा के जैसे ही आपको आनंद की अनुभूति होती है, वो आनंद, वो मजा जो है वो उपयोगिता कहलाता है। उसको हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं उपयोगिता, संतुष्टि, हमें उससे सेटिस्फेक्शन हो गया। भाई हमें भूख लगी थी, हमें सेटिस्फेक्शन हो गया। जब हम ड्राइविंग सीखते हैं, राइड करना सीखते हैं, बाइक चलाना सीखते हैं, तो हमें जैसे ही बाइक का एक चक्कर काटने को मिल जाए तो हमें बड़ा मजा आता है। वो जो मजा है वो उपयोगिता है, उस बाइक को चलाने से तो हमें मिली। और ये उपयोगिता जो है सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव कैसे, आप इसको समझिए। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति शराब पीता है, उसको शराब पीने में मजा आ रहा है, तो शराब उसको यूटिलिटी दे रही है। लेकिन दूसरा व्यक्ति शराब को बिल्कुल ही पसंद नहीं करता, तो शराब उसको कोई यूटिलिटी नहीं देती है। तो अर्थात आप समझिए यूटिलिटी सब्जेक्टिव। एक वस्तु, एक सेवा एक व्यक्ति को तो उपयोगिता दे सकती है, लेकिन वो जरूरी नहीं कि सभी को उपयोगिता दे। तो उपयोगिता जो है सब्जेक्टिव है। उपयोगिता पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब इसको और थोड़ा समझिए, भले ही आपके सिलेबस में इतना नहीं है, फिर भी मैं आपको बताता हूं उपयोगिता और संतुष्टि के बारे में। उपयोगिता दो तरह की होती है। एक होती है कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल को हम कहते हैं संख्यावाचक, जिसको संख्याओं में गिना जा सकता है, जिसको काउंट किया जा सकता है। और ऑर्डर जैसे क्रमवाचक, जिसको क्रम में लगाया जा सकता है। अब 19वीं सदी में सबसे पहले ड्यूपिट्स एक अर्थशास्त्री हुए। ड्यूपिट ने सबसे पहले कार्डिनल यूटिलिटी की जो अवधारणा है उसको प्रोपाउंड किया कि कार्डिनल यूटिलिटी भी हो सकती है। 19वीं शताब्दी में क्या कि इसको संख्याओं में भी गिना जा सकता है। इसमें किस तरह से गिना जा सकता है। फिशर एक अर्थशास्त्री हुए, ध्यान से सुनना बच्चों, अगर आपको समझ ना आए तो आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं। फिशर एक अर्थशास्त्री हुए जिन्होंने उपयोगिता को मापने की इकाई दी। क्या दी? उपयोगिता को मापने की इकाई। जैसे हम दूरी को किलोमीटर में मापते हैं, वजन को किलोग्राम में मापते हैं, ऊर्जा को जूल में मापते हैं, ऐसे मापने की जो इकाई है, उसी प्रकार से यूटिलिटी को मापने की जो इकाई है, द यूनिट ऑफ यूटिलिटी इज कॉल्ड यूटिल। उसको हम नाम देते हैं यूटिल का। कि आपको मान लीजिए आपने सेब का उपभोग किया, आपने सेब खाई, तो सेब खाने से मजा आया। कितना मजा आया उसको संख्या में बताना। 5 यूटिल मजा आया, 5 यूटिल आया, 10 यूटिल आया, 15 आया, कितना आया। हालांकि ये सब चीजें काल्पनिक हैं, उस तरह से यथार्थ में इनका प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी ड्यूपिट ने इस मापने के लिए ये क्रमवाचक उपयोगिता प्रोपाउंड किया। और फिशर एक अर्थशास्त्री हुए, उन्होंने कहा कि भाई यूटिलिटी को यूटिल में माप सकते हैं। ये थी संख्यावाचक। अब है क्रमवाचक। क्रमवाचक है कि मान लीजिए हमने 5 सेब खाई, भाई हम ये कह सकते हैं कि पहली सेब में जो मजा आया वो दूसरी से ज्यादा था, और दूसरी सेब खाने में जो मजा आया वो तीसरी से ज्यादा था, और तीसरी में जो मजा आया वो चौथी से ज्यादा था। यानी हम अपना ऑर्डर बता सकते हैं कि एक चीज को हमने कंज्यूम किया। या मान लीजिए आप खेल रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, आपने जब पहली बॉल फेंकी तो बड़ा मजा आया, दूसरी बॉल फेंकी उससे कम मजा आया। आप अपनी उस यूटिलिटी को ऑर्डर में लगा सकते हैं, तो वो हो गया ऑर्डिनल यूटिलिटी। और इस ऑर्डिनल यूटिलिटी को हम इंडिफरेंस कर्व के द्वारा दिखाते हैं, जिसको हम कहते हैं आईसी, इंडिफरेंस कर्व। अभी हम आगे इसी वीडियो में, अभी इसी कक्षा में इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे। आईसी जो है इंडिफरेंस कर्व की जो अवधारणा है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले एजवर्थ एक अर्थशास्त्री हुए, एजवर्थ, उन्होंने 1881 में किताब लिखी मैथमेटिक्स फिजिक्स। कौन सी किताब लिखी? मैथमेटिक्स फिजिक्स।
मैथमेटिक्स फिजिक्स में सबसे पहले एजवर्थ ने इंडिफरेंस कर्व की अवधारणा दी। इंडिफरेंस कर्व को हिंदी में बोलते हैं तटस्था वक्र, अनादिमान वक्र। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ आ गया होगा कि उपयोगिता किसे कहते हैं। किसी भी वस्तु की या सेवा की वह ताकत, वह पावर जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करती है, जो हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है, वह उपयोगिता कहलाती है। उपयोगिता दो प्रकार की होती है, कार्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी वो है जिसको संख्याओं में जो है प्रदर्शित किया जा सकता है, और ऑर्डिनल वो है जिसको संख्याओं में प्रदर्शित न करके जिसको ऑर्डर में लगाया जा सकता है, वो है क्रमवाचक। मैंने फिर आपको बताया कि जो संख्यावाचक या जो कार्डिनल जो यूटिलिटी है उसकी जो अवधारणा है, उसका जो प्रतिपादन जो किया वो ड्यूपिट ने किया, उसको मापने की जो इकाई है वो फिशर ने दी, और क्या इकाई है, यूटिल। और जो क्रमवाचक है उसको इंडिफरेंस कर्व के द्वारा दिखाया जाता है, अनादिमान वक्र, उदासीन वक्र, तटस्थ वक्र के द्वारा दिखाया जाता है, जिसको हम इंग्लिश में इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। इंडिफरेंस कर्व की अवधारणा सबसे पहले एजवर्थ ने 1881 में अपने एक बुक मैथमेटिक्स फिजिक्स में दी। अब यहाँ आपको इतना एक बैकग्राउंड क्लियर हुआ कि उपयोगिता क्या है। अब हम इंडिफरेंस कर्व की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन को दिखाएंगे। तो अभी आप देखते रहिए, अगला जो हमारा इसी में जो टॉपिक है वो है उपभोक्ता का संतुलन। उपभोक्ता व्यवहार में अभी हम पढ़ेंगे उपभोक्ता का संतुलन। अब फिर आपके सामने एक नया शब्द है संतुलन। इक्विलिब्रियम आपने लाइफ में हर जगह सुनते हैं हम, संतुलन है, बैलेंस्ड है, ये इसकी लाइफ बैलेंस्ड है। आजकल बुग्गी में जो पशुओं का जो चारा है, भूसा, वो ढोया जा रहा है। हम उसको ना बुग्गी को जताते हुए बार बार पूछते हैं क्या ये बैलेंस्ड है, कहीं रास्ते में गिर तो नहीं जाएगी। तो बहुत सारे बैलेंस के मैं उदाहरण दूंगा कि संतुलन क्या है, पहले मैं ये आपको बताता हूँ, उसके बाद बताऊंगा कि उपभोक्ता का संतुलन क्या है। वैसे समझिए, संतुलन की एक सरल भाषा है कि जब हम कहते हैं कि परिवर्तन न हो, अब परिवर्तन हम नहीं चाहते, वो संतुलन है। अगर आपको याद है, जब कभी आप छोटे बच्चे थे तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जब चला करते थे तो उसमें ऊपर एंटीना लगा हुआ होता था। तो उस एंटीना को हम हिलाते थे, वो हिलाते थे, एक बंदा ऊपर चढ़ गया, ऊपर से चढ़ के डंडे से हिला रहा है एंटीना को, एक बंदा नीचे से टीवी को देख रहा है। और फिर हम देखते हैं कि भाई जो है ना, पूछेंगे कि भाई स्क्रीन पे आ गया, टीवी चल गया कि नहीं चल गया। फिर हम पूछते थे, वो कहते थे थोड़ा सा और हिला दे, दिल्ली की तरफ कर दे भाई एंटीना को। जैसे वो दिल्ली की तरफ हुआ, टीवी पे जो है ना चैनल चल रहा, डीडी बात, डीडी न्यूज चल रही। हम कहते रोक दे बस यही रोक दे ना, यही रोक। जो यही रोकने का जो कंसेप्ट है, वो इसको हिलना मत दो, वो है इक्विलिब्रियम, ये संतुलन है। मान लीजिए जैसे हम बाइक पे रख के खड़ की बोरी ले रहे हैं या बरसे की गठड़ी ले रहे हैं, उसको जचा दे और फिर हम कह दें कि भाई हिलाए मत आप, ये बैलेंस हो गया, तो वो बैलेंस है। अब मान लीजिए एक दूसरा उदाहरण मैं देता हूं, आपने एक तसला लो, उस तसले में एक सिरे से गोली को गिराया, कांच की गोली को, और वो गोली कभी इधर जाएगी, कभी उधर जाएगी, कभी इस तरफ जाएगी, कभी उस तरफ जाएगी। थोड़ी देर में वो एक जगह रुक जाएगी, और जहां वो रुक जाएगी उसके बाद वो मूव करने की टेंडेंसी में नहीं होती, और जहां वो रुक जाते वो इक्विलिब्रियम होगा उस कांच की गोली का। तो ये आपको समझ आया कि संतुलन क्या है। फिर मैं बताता हूं कि उपभोक्ता का संतुलन क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है कि जहां उपभोक्ता यह चाहता है किसी वस्तु को खरीदते हुए या प्रयोग करते हुए कि अब इस उपभोग में कोई परिवर्तन न हो, यानी हम क्या कह सकते हैं सरल भाषा में, द नो टेंडेंसी टू चेंज, देयर इज नो टेंडेंसी टू चेंज, जिसमें कोई बदलाव की प्रवृत्ति ही न हो, वो क्या है, संतुलन है। यानी उसमें बदलाव ही नहीं हम चाहते। मान लीजिए आपने जैसे ना, आप पंखे के नीचे सो रहे हो, आपने पंखे की ना रेस बढ़ाया, एक्सेलरेट किया, आप कहते हो थोड़ी और बढ़ा दे, उसने और बढ़ा दी, आप कहते हो थोड़ी और बढ़ा दे, ज्यादा बढ़ी, बहुत तेज हो गई, आप पढ़ रहे हो, आपकी किताबें उड़ रही है, आप कहते हो थोड़ी कम कर दे, उसने फिर थोड़ी कम, वो बहुत ज्यादा कम होगी, आप कहते हो उसने थोड़ी सी बढ़ा दी, उसने थोड़ी और बढ़ा दी, आपको लगा आप बिल्कुल ठीक है। जब आपको लगा बिल्कुल ठीक है, वो इक्विलिब्रियम है। ऐसे ही कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होता है कि वो अपनी आय से, अपनी निर्धारित आय से जिन वस्तुओं को खरीदता है उसको वहां इतनी संतुष्टि मिले कि वहां वो परिवर्तन ही नहीं करना चाहता,
वो उपभोक्ता का संतुलन है। अब इस उपभोक्ता के संतुलन को हम दिखाएंगे तटस्था वक्र के माध्यम से। तटस्था वक्र, तटस्था वक्र। अब तटस्था वक्र से कैसे दिखाएंगे, उसमें अब हमें जरूरत पड़ेगी बजट रेखा की। बजट रेखा, तटस्था वक्र एक कंसेप्ट है, बजट रेखा एक कंसेप्ट है। इन दोनों के मिलने से हम उपभोक्ता के संतुलन को रेखा चित्र के माध्यम से भी दिखा सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बजट रेखा क्या है, तटस्था वक्र क्या है। पहले मैं आपको समझाता हूं बजट रेखा क्या है। तो समझिए बजट रेखा क्या है। मान लीजिए किसी उपभोक्ता के पास, किसी कंज्यूमर के पास एक निर्धारित आय है। जो उसकी निर्धारित आय है, जो उसके पास गिवन इनकम है, वही बजट रेखा है। अर्थात हम कह सकते हैं उसकी जो परचेजिंग पावर जो है कंज्यूमर की, जो खरीदने की जो क्षमता है, वो जो खरीद सकता है और उसको जो दिखाया एक लाइन के माध्यम से, वो बजट रेखा है। वही कीमत रेखा, इसको प्राइस लाइन भी कहते हैं हम। वी कॉल इट प्राइस लाइन। बजट लाइन, प्राइस लाइन एक ही बात है। जिस तरह तक अब इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास 50 रुपए है, किसी उपभोक्ता के पास है 50 रुपए और वो 50 रुपए से दो चीजें खरीदना चाहता है। एक है पेन और एक है कॉपी। मान लीजिए कॉपी और पेन। अब एक कॉपी के जो प्राइस है वो है 10 रुपए और पेन के जो प्राइस है वो है 5 रुपए। तो मान लीजिए कि वो एक भी को 50 रुपए से कितनी कॉपी खरीद सकता है, बताइए। वो 5 रुपए से 50 रुपए उसके पास है। मान लीजिए वो 50 रुपए से सारे पेन खरीदना चाहता है, कॉपी एक भी नहीं खरीदना चाहता। कॉपी हो गई क्या, 0। पेन कितने होंगे भाई 50 रुपए के, 5 रुपए का एक है तो 50 रुपए के कितने हुए, 10 पेन, 10 हुए ना 5 रुपए के। फिर मान लीजिए वो एक कॉपी खरीद लेता है, तो फिर वो कितने पेन खरीद पाएगा। उसके बाद वो पेन खरीद पाएगा, जब उसने 10 रुपए की कॉपी खरीद ली, 40 रुपए बचे, 40 रुपए के 8 पेन खरीद पाएगा। इसी प्रकार से वो मान लीजिए 2 कॉपी खरीद ले तो उसके पास 30 रुपए बचे और 30 रुपए के 6 पेन खरीद पाएगा। मान लीजिए वो 3 कॉपी खरीद लेता है तो उसके पास 20 रुपए बचे और 20 रुपए में वो 4 पेन खरीद सकता है। मान लीजिए वो 4 कॉपी खरीदता है तो उसके पास 10 रुपए बचे और 10 रुपए में वो 2 पेन खरीद सकता है। मान लीजिए वो 5 सारी कॉपी खरीद ले तो वो 5 खरीद सकता है 50 रुपए में। जब 10 रुपए की एक कॉपी है तो 50 रुपए में अधिकतम 5 कॉपी खरीद सकता है। तो उसके पास पेन खरीदने को कोई पैसे नहीं बचे तो वो पेन खरीदता है 0। तो प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, ये कॉम्बिनेशन है दो वस्तुओं की, खरीदने की कॉम्बिनेशन। जब दो वस्तुओं की कीमत दी गई है, उपभोक्ता की आय दी गई है, तो उपभोक्ता अपने गिवन इनकम से और दोनों वस्तुओं की प्राइस से उन वस्तुओं को कितने संयोगों को खरीद सकता है, इन संयोगों को दिखाने वाली जो रेखा है उसे बजट रेखा। ध्यान से समझिए, अगर ना समझ में तो वीडियो आप बैक करके देख सकते हैं। अब इसी को हम रेखा चित्र के माध्यम से जो है ना दिखा सकते हैं। ये इसको हम मान लीजिए x वस्तु मान लेते हैं, इसको y वस्तु मान लेते हैं। अब हम एक डायग्राम बनाते हैं x y और x। इस पे जो है x वस्तु, x कमोडिटी, y एक्सिस पर हम लेते हैं y कमोडिटी। ये ओरिजिन हुआ। अब हमारी x कमोडिटी है वो है 5 तक। हम यहाँ 5 इक्वल काटते हैं, 1 2 3 4 5 और ये है 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब हम 0 कॉपी खरीदते हैं तो 10 पेन खरीदते हैं। तो मान लीजिए ये बिंदु हुआ, ये कॉम्बिनेशन हो गया किसका, ए संयोग, ए कॉम्बिनेशन है। कॉपी 0, पेन की संख्या 10, फिर है कॉपी 1 और पेन की संख्या 8 मान लीजिए यहाँ है 8। तो ये कॉम्बिनेशन जो हुआ 1 के सामने और 8 के सामने, ये दूसरा कॉम्बिनेशन है। फिर 2 3 4 5 7 6 5 4 3 2 1। जब 2 कॉपी है तो 6 पेन है, तो ये आ गया। जब 3 कॉपी है तो थोड़ा सा हम ठीक सामने लेने की कोशिश करेंगे।
2 पर है 6, 2 पर आ गया 6,